हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि चैप्टर मोशन का लास्ट टॉपिक है। इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, या फिर हम कहें कि जब आप या कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव कर रही है, एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो उसकी मोशन किस टाइप की मोशन होगी, ये आज हम समझेंगे। तो आप लोग पढ़ चुके हो कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वेलोसिटी जो हमारी होती है, यानी कि वेग है, अगर मीटर पर सेकंड में है या किलोमीटर पर हार में है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर उन दोनों फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर में चेंज होता है तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो उनमें से पहला जो फैक्टर है वो है स्पीड। स्पीड मीन्स जो वेलोसिटी की वैल्यू है कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है। अगर वो चेंज हो रही है तो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी तो चेंज होगी ही होगी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से जा रही है, सेम स्पीड से मूव कर रही है, वो एक स्ट्रेट लाइन में, लेकिन स्ट्रेट लाइन में जाते जाते अगर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज हुआ है। चाहे उसकी स्पीड अभी भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से हम यही कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि वेलोसिटी एक्चुअल में चेंज हो जाती है विद चेंज इन डायरेक्शन। और ऐसे केस में हम बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि वो त्वरित गति से मूव कर रही है, चल रही है, उसकी गति त्वरित गति है। चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर वेलोसिटी में इन दोनों में से किसी भी फैक्टर के कारण चेंज होता है, चाहे स्पीड के चेंज होने से या डायरेक्शन के चेंज होने से, तो ऑब्जेक्ट की मोशन एक्सेलरेटेड मोशन ही कही जाएगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी करने के लिए। आप मान लो कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ऐसा ऑब्जेक्ट का कि जब मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू या फिर हम कहेंगे स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है कुछ टाइम के बाद। तो ऐसा हम एग्जांपल लेते हैं एक एथलीट है, ठीक है, या धावक जिसको हम बोलते हैं, या कोई भी एक नॉर्मल पर्सन भी है, कोई भी है, या ऑब्जेक्ट है, आपकी गाड़ी है, वो एक पाथ पर जा रही थी, ठीक है, और उसका पाथ जो है वो इस टाइप का था। उस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो वो इस पाथ पर मूव करते करते वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई, ठीक है। तो आप देखो कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, मतलब उसकी जो चाल है वो सेम है, उसकी स्पीड सेम है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो वो इस डायरेक्शन में चल, या इसको हम ए ले लेते हैं, ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, बी तक पहुंची, लेकिन अभी स्पीड उसकी अभी भी सेम है, लेकिन बी तक पहुंचने के बाद उसका पाथ की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ गई। और फिर सी तक पहुंचने के बाद फिर उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ गई, और सी से डी तक पहुंचने के बाद दोबारा से उसने डायरेक्शन चेंज की और वो वापस ए पर पहुंच गई। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो भी हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ है। देयर इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स जो ऑब्जेक्ट की मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो आप देखो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट एक रेक्टेंगुलर पाथ पर मूव किया, उसने एक आयताकार पथ पर अपनी जितनी भी मोशन थी वो कवर की है, जितनी भी मूवमेंट थी वो उसकी एक आयताकार पथ पर थी, एक रेक्टेंगुलर पाथ पर थी। तो उस टाइम पर उसने कितनी बार डायरेक्शन को चेंज किया? फर्स्ट टाइम उसने डायरेक्शन को चेंज किया बी पर, फिर उसने चेंज किया सी पर, और फिर उसने चेंज किया डी पर, और वो आकर ए पर रुक गई। अगर वो लगातार चल रही है तो वो एक राउंड कंप्लीट करने के बाद, यहाँ कंप्लीट हो गया, फिर दोबारा से नेक्स्ट राउंड जब शुरू करेगी तो वो फोर्थ टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, ठीक है। हर पॉइंट पर वो एक बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, पहले बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर, और नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हुए वो फिर से ए पर अपना पाथ चेंज करेगी, ठीक है। अब मान लो कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसका पाथ ऑफ मोशन वो रेक्टेंगुलर ना होकर वो एक हेक्सागोनल है,
हेक्सागोनल मीन्स जिसकी 6 साइड्स है। जैसे आप ये एग्जांपल इसका देख सकते हो, पाथ जो है ऑब्जेक्ट का वो ये है, इस टाइप का है, हेक्सागोन यानी कि षटभुज। तो ऑब्जेक्ट जो है जब वो मूव कर रही है तो उसने ए से चलना स्टार्ट किया अगर, तो वो बी पर आकर डायरेक्शन चेंज की, फिर सी पर जाकर डायरेक्शन चेंज की, डी पर जाने के बाद फिर डायरेक्शन चेंज हुई, ई पर जाने के बाद और फिर एफ पर जाने के बाद। ठीक है, उसने हर बार जब भी डायरेक्शन चेंज हुई है तो हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ है। अब हम इसी पाथ को और ज़्यादा साइड्स के पाथ में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले हमारा जो पाथ था वो था एक रेक्टेंगुलर पाथ। ठीक है, रेक्टेंगुलर पाथ में जो पाथ था हमारा उसकी एक रेक्टेंगल था और जिसकी 4 साइड्स थी। लेकिन अब हमने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट है ना उसको हमने रेक्टेंगुलर पाथ पर नहीं चलाना, अब हम उसको हेक्सागोनल पाथ पर चला रहे हैं। एक षटभुज आकार के रास्ते पर हम उस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, तो उसने ज़्यादा बार डायरेक्शन में चेंज हुआ उसकी। अब हम एक हेक्सागोनल पाथ पर ना चलाकर उसको ऑक्टागोनल पाथ पर चलाते हैं। ऑक्टागोन मीन्स अष्टभुज जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा पाथ है, जो हमारा ट्रैक है, जो हमारा रास्ता है वो ऑक्टागोनल शेप का है। मीन्स वो 8 भुजाओं से बना हुआ है, उसकी 8 साइड्स हैं। ऑक्टा मीन्स 8 एंड गोन मीन्स साइड्स। तो 8 साइड्स का हमारा ये पाथ है। और जब ऑब्जेक्ट इस पर मूव करेगी तो आप देखो, नेचुरली हम देखने से ही बता सकते हैं कि हेक्सागोनल पाथ में उसने अगर चलते चलते एक राउंड कंप्लीट करने पर उसने 6 बार साइड्स को 6 बार डायरेक्शन को चेंज किया है, तो यहाँ तो साइड्स हैं 8 और इसका मतलब वो 8 बार अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करेगी। अगर हम इस पाथ को और भी ज़्यादा साइड्स में तोड़ लें, ज़्यादा साइड्स का पाथ बना दें, तो क्या होगा, आप इसको एक बार समझने की कोशिश करो कि मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से छोटे छोटे पाथ पर छोटी छोटी साइड्स का बना हुआ है उसका पाथ। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको एक सर्कल मिल जाएगा ऐसा करते करते। ठीक है, हम जितना ज़्यादा पाथ को छोटी साइड्स में कन्वर्ट करेंगे, छोटी साइड के एक शेप में चेंज करेंगे, उतना ही उसका पाथ हमें सर्कुलर ज़्यादा लगेगा। आप ये सर्कल देख रहे हो, ठीक है, हम इसी सर्कुलर पाथ को ही कन्वर्ट करते हैं। आपने स्केल लेना है और स्केल से आप इसको छोटी छोटी इसकी साइड्स बना दोगे, स्केल से बनानी है आपको ये। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमें लगेगा ही नहीं कि ये एक जो साइड से बना हुआ पाथ है, हमें लगा कि ये एक सर्कुलर पाथ है। जितनी आप छोटी करोगे साइड्स को उतना ही जो पाथ है वो सर्कुलर हमें ज़्यादा लगेगा। जितनी आप ज़्यादा साइड्स करोगे या साइड्स को छोटा करोगे हमें एक सर्कुलर पाथ मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हो, आपको ये तो समझ आ गया कि रेक्टेंगुलर पाथ था, उस पर मूव करते हुए डायरेक्शन चेंज हुई, इस पर मूव करते हुए भी डायरेक्शन चेंज हुई, इस पर मूव करते हुए भी डायरेक्शन चेंज हुई। चाहे आप हर बार सेम स्पीड से मूव कर रहे थे लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही थी, इसलिए वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा था। लेकिन जब आप एक सर्कुलर पाथ को देखते हो ना तो आपको देखकर लगता नहीं है कि इसमें कोई साइड है और आपको लगता ही नहीं है कि इसमें भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इसमें हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब ऑब्जेक्ट चलते चलते इस पाथ पर आती है, इस पॉइंट पर आती है, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो ये हो जाती है। ठीक है, अगर मैं इसी की डायरेक्शन, जो ये डायरेक्शन इसमें दिखाई हुई है, ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। अगर हम इस पॉइंट पर बात करें तो इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। हर पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज है। आप इस तरह से हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन दिखा सकते हो। जो मैं ये बना रही हूँ इसको बोलते हैं टेंजेंट टू द पाथ। जो ये सर्कुलर पाथ है इस पर ये टेंजेंट हैं। ठीक है, आप मैथ में इसको ज़्यादा डिटेल में करोगे तो ये टेंजेंट जो हैं ये हमें क्या बता रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर हमें ये उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है
तो वो हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, मीन्स हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से यहाँ समझते हैं, जैसा कि इसमें जो मैंने बताया है वही बुक में भी दिया हुआ है सेम। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ मतलब जो रास्ता है ना वो बंद है, जहाँ से शुरू किया ऑब्जेक्ट ने वहीं पर आकर उसने बंद कर दिया। ठीक है, चाहे वो किसी भी शेप का पाथ हो। ये क्लोज्ड पाथ हैं सारे। ओपन आपको पता है, ओपन शेप्स होती हैं कुछ, है ना, और क्लोज्ड शेप्स होती हैं। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी क्लोज्ड पाथ पर मूव कर रही है। और हमने देखा भी है रेक्टेंगुलर पाथ पर जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है ABCD पर, तो जो एथलीट है वो यूनिफॉर्म स्पीड पर भाग रहा है। उस स्ट्रेट पाथ पर जो धावक है वो जो 4 साइड्स हैं रेक्टेंगल की, उन पर बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से वो भाग रहा है, यानी कि उसकी जो चाल है उसकी वैल्यू सेम है। हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, या हम मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लो ये है उसकी, हर बार सेम है उसकी। ABCD एंड DA, ये जो 4 पार्ट्स हैं सभी पर उसकी जो मोशन है उसकी स्पीड सेम है। इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ ऑन ट्रैक, अगर वो रास्ते पर रखना चाहता है अपने आप को, वो भागते भागते जा रहा है, रास्ते पर रखना चाहता है, तो वो चाहता है कि मैं जो रास्ता दिया हुआ है उसी पर मूव करूं। तो वो ऐसा तो नहीं ना कि वो सीधा ही चला जाएगा, उसको मुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आकर B पॉइंट पर पहुंचकर उसको मुड़ना पड़ेगा। और फिर वो चाहता है कि मैं रास्ते पर ही रहूं, मैं अपने ट्रैक पर ही रहूं जिस ट्रैक पर मुझे भागना है, तो उसको C पर आकर दोबारा से मुड़ना पड़ेगा, उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये देखो कि इसमें वो हर बार अपने आप को ट्रैक पर रखने के लिए अपनी डायरेक्शन को, अपनी चेंजेस स्पीड एट कॉर्नर पर स्पीड भी चेंज होगी। आप जब एक गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, आप कोई मोड़ आता है तो क्या उतनी ही स्पीड पर आप, अगर आप तेज़ जा रहे हो, आपकी जो पाथ था, जिस पाथ पर आप जा रहे थे वो पाथ जो है बिल्कुल खाली था, ये रास्ता बिल्कुल खाली था, तो आपकी गाड़ी की स्पीड मान लो 80 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, आपकी गाड़ी की स्पीड ये थी। लेकिन जब आपको मुड़ना है, ऐसा कोई मोड़ आ गया, तो क्या आप इसी स्पीड पर मुड़ सकते हो? बिल्कुल नहीं मुड़ सकते, आपको स्लो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस पर जा रहे हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें अपनी नॉर्मल जो स्पीड हम जिस पर जा रहे हैं उससे हमें थोड़ी सी स्पीड कम करनी ही पड़ती है। बिल्कुल उसी तरह से ही जो एथलीट है, अगर वो अपने आप को अपने ट्रैक पर रखना चाहता है तो उसको अपनी स्पीड कॉर्नर पर चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, जब भी वो डायरेक्शन चेंज करेगा उसकी स्पीड में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। जब वो कंप्लीट करता है अपना एक राउंड, तो ही हैज़ टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन 4 टाइम्स। एक रेक्टेंगुलर पाथ पर उसको अपनी डायरेक्शन 4 बार चेंज करनी पड़ी। अब हम रेक्टेंगुलर ट्रैक की जगह पर हम देखते हैं कि एथलीट इज रनिंग अलोंग अ हेक्सागोनल शेप्ड पाथ, यानी कि एक जो षटभुज टाइप का, जो षटभुज आकार का जो रास्ता है वो अब उस पर मूव कर रहा है। इस सिचुएशन में एथलीट विल हैव टू चेंज इज डायरेक्शन 6 टाइम्स। अब उसको 6 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो ट्रैक है वो हेक्सागोनल नहीं है, इफ़ द ट्रैक वाज नॉट अ हेक्सागोन बट अ रेगुलर ऑक्टागोन। रेगुलर ऑक्टागोन क्या होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे, जो शेप्स होती है ना वो रेगुलर और इरेगुलर होती है। जैसे आपको कह दिया कि आपको एक ना क्वाड्रिलेटरल बनाना है, यानी कि आपको एक चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, तो चतुर्भुज जो है अगर उसकी सारी चारों साइड्स इक्वल हैं तो वो एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, और अगर उसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं हैं तो वो एक इरेगुलर शेप है, वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल नहीं है। रेगुलर का मतलब है कि वो शेप जिसकी सभी साइड्स इक्वल है। तो अगर हमने ट्रैक को रेगुलर एक्टागोन में चेंज कर दिया विद 8 इक्वल साइड्स, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रैक इंक्रीजेस एथलीट हैज़ टू टेक टर्न्स मोर। तो उसको ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा उसको टर्न करना पड़ेगा, उसको मुड़ना पड़ेगा, और हर बार मुड़ने पर उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। व्हाट वुड हैपन टू द शेप ऑफ ट्रैक, जो ट्रैक की शेप है उसका क्या होगा, इफ़ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स इनडेफिनिटली। अगर हमने उस ट्रैक की जो साइड्स थी, उसकी जो भुजाएं थी, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो शेप ऑफ ट्रैक है, जैसा मैंने आपको बताया, वो एक सर्कल की शेप जैसी हमें लगने लग जाती है, और जो साइड्स थी ना
उनकी लेंथ चाहे कितनी भी थी, ऐसे लगता है कि वो एक पॉइंट पर आकर सिमट गई। ठीक है, अगर आपका जो रास्ता है ना वो आपको कवर तो इसी सर्कल के बीच में करना है। ठीक है, लेकिन आप छोटी छोटी साइड्स में तोड़ रहे हो उसको। छोटी छोटी साइड्स में तोड़ोगे तो आप जितनी छोटी करना चाहोगे ना इसको, तो आपको लगेगा कि जो साइड है ना वो अब साइड ना होकर एक पॉइंट में बदल गई है। हर साइड आपको एक पॉइंट में बदली हुई नज़र आती है, यानी कि आप हर पॉइंट पर अब अपनी डायरेक्शन चेंज करोगे। यही तो है ना, जब भी जो साइड्स हैं, जैसे ही साइड ख़त्म होती है डायरेक्शन चेंज करनी होती है। और अगर हमारी साइड एक पॉइंट जितनी रह गई तो हर पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मीन्स जब आप एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हो, व्हेन द एथलीट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, अगर वो एक समान स्पीड से, एक समान चाल से भी भाग रहा है एक सर्कुलर पाथ पर, द ओनली चेंज इन इज वेलोसिटी इज ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो उसके जो वेग में, उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उसकी मोशन की डायरेक्शन में चेंज है। ठीक है, द मोशन ऑफ एथलीट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज देयरफॉर एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप जो यूनिफॉर्म स्पीड तो कह सकते हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसको नहीं कह सकते। अगर आप एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हो, आपकी वेलोसिटी वहाँ पर हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, और आपकी वेलोसिटी जो है, आपकी जो मोशन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है, त्वरित गति का एग्जाम्पल है। और हम अब देखते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल होगी। आपको पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, है ना। हम यही लेते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, एक पॉइंट से स्टार्ट कर दूसरे पॉइंट पर वो पहुंच गई, तो हम देखते हैं उस सर्कुलर पाथ में उसकी वेलोसिटी हम किस फार्मूले से फाइंड करेंगे। और आपको पता है कि जो एक सर्कल है, एक सर्कल का ये जो पूरा रास्ता है, मान लो ये रास्ता है एक, इस पूरे रास्ते की लंबाई हम कैसे पता लगाएंगे, इसके सरकमफेरेंस से। मतलब इसकी जो सर्कल है इसकी परिधि से हमें पता चलेगा कि इस रास्ते की लंबाई कितनी है। ठीक है, द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, क्या फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस का, 2 पाई आर। आर क्या है यहाँ पर, आर है उस सर्कल का रेडियस। इफ़ द एथलीट टेक्स t seconds to go once round the circular path of radius r, velocity v is given by, अगर उसको इस पॉइंट से स्टार्ट करके यहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया और वापस इस पॉइंट तक आने में अगर t सेकेंड्स लगे हैं, तो इसकी वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय t, क्योंकि टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और सरकमफेरेंस है 2 पाई आर और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन यानी कि t। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय दिस फार्मूला, एंड यू हैव टू लर्न दिस फार्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला वेरी वेल। आपको ये अच्छे से याद रखना है कि इस फार्मूले से हम, क्योंकि आपको डिस्टेंस नहीं दी हुई होगी वहाँ पर, अगर आपसे कोई पूछता है, आपको कोई न्यूमेरिकल आपके पास आता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उसका आपको रेडियस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट द 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आप सोचोगे कि डिस्टेंस तो यहाँ दी नहीं हुई है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर आपको r से फाइंड करनी है। ठीक है, और r क्या है, r इज़ रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। अगर आपको सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया हुआ है तो आप वेलोसिटी उस सर्कुलर पाथ पर फाइंड कर सकते हो। When an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion। ठीक है, आप समझ रहे हो इस चीज़ को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, जब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन इसकी, वेलोसिटी इसकी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी। वेलोसिटी जो है, मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज़ सम ऑफ या इट इज़ मेड अप ऑफ 2 फैक्टर्स, वन इज़ स्पीड एंड अदर इज़ डायरेक्शन। ठीक है, और अगर आप ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है,
तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव कर रही है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, उसकी स्पीड समान है। ठीक है, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ये एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है, ये बचपन में आपने बच्चों को खेलते हुए देखा, अपने बचपन में आपने खेला होगा ऐसे इस टाइप का गेम, या फिर बच्चों को आपने देखा होगा खेलते हुए कि वो क्या करते हैं कि एक धागा लेते हैं लंबा सा और उसके एक एंड पर एक स्टोन बांध लेते हैं, पत्थर बांध लेते हैं और उसको यहाँ से पकड़कर उसको गोल गोल घुमाते हैं, जिस तरह से ये दिखाया हुआ है इसमें पिक्चर में। ये जो स्टोन की जो मूवमेंट है सर्कुलर पाथ में उसको घुमाया जा रहा है, वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। आप जैसे ही किसी भी पॉइंट पर इस स्टोन को या इस जो आपने इसका धागे का एंड पकड़ा हुआ है उसको अगर आप छोड़ देते हो, यहाँ से अगर आपने छोड़ दिया, तो मान लो जब आपने छोड़ा द स्टोन वाज ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, स्टोन जो है वो इस पॉइंट पर था, तो जो स्टोन है उसकी डायरेक्शन आप देख रहे हो कि इस सर्कुलर पाथ की डायरेक्शन ये है, तो स्टोन की डायरेक्शन क्या थी, स्टोन की डायरेक्शन थी इधर। तो जैसे ही आपने इस पॉइंट पर अपने हाथ से थ्रेड को छोड़ा, स्टोन विल फॉल इन दिस डायरेक्शन, जो पत्थर है वो जाकर इस डायरेक्शन में गिर जाएगा। अगर आपने जब छोड़ा स्टोन को, इस थ्रेड को आपने छोड़ा, देन द स्टोन वाज एट दिस पॉइंट, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन में वो जाकर गिरेगा, वो इस डायरेक्शन में जाकर गिरेगा। क्योंकि जब आप उस थ्रेड को अपने हाथ से छोड़ोगे, उस टाइम पर जो भी पत्थर की पोजीशन थी, उस स्टोन की पोजीशन थी, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन भी होगी एंड द स्टोन विल फॉल इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, आप इस एक्टिविटी को करके देख सकते हो, ये पता लगाने के लिए, ये चेक करने के लिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है, तो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, चेंज हो जाती है। तो आप इस एक्टिविटी को कई बार करिए, ठीक है, और हर बार अलग पॉइंट पर उस थ्रेड को अपने हाथ से छोड़िए, तो आपको पता चल जाएगा एवरी टाइम द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ द स्टोन इज़ डिफरेंट। हर बार अलग डायरेक्शन में जाकर स्टोन गिरेगा, इट मीन्स हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन डिफरेंट थी। ठीक है, ये एक एग्जांपल है जो हम एक्टिविटी, जो हम एक घर में सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कह लो आप इसको, चेक करने के लिए कि वेदर द डायरेक्शन ऑफ मोशन at any point, at every point of circular path is different or not when object is moving with uniform circular motion। तो आप इससे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस एक्टिविटी के बारे में आपको बताया हुआ है। इसके बाद और भी एग्जांपल है इसमें, आप ये देखो कि व्हेन एथलीट थ्रोज अ हैमर, जब भी गेम्स होते हैं तो एक डिस्कस थ्रो नाम का आपने गेम सुना होगा। ठीक है, और आपने सुना होगा एक हैमर थ्रो होता है। ये दो स्पोर्ट्स आपने सुने होंगे, जब भी स्पोर्ट्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स में भी ये होते हैं। ठीक है, एथलीट थ्रोज अ हैमर और अ डिस्कस, डिस्कस होती है, डिस्क होती है एक तरह से, ये डिस्क ही होती है, डिस्कस थ्रो को हम डिस्क बोलते हैं, सॉरी डिस्कस थ्रो में जो लिया जाता है वो डिस्क होती है, और हैमर थ्रो में हैमर होता है ये काफ़ी हैवी। ठीक है, तो उसको अपने हाथ में लेकर पहले एथलीट क्या करता है, अपने हाथ में लेकर खुद गोल गोल घूमता है, अपनी ही जगह पर वो गोल गोल घूमता है, और उस अपने हाथ में पकड़े हुए डिस्कस या हैमर को भी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देता है। जब आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हो, घूम रहे हो, तो आप उस ऑब्जेक्ट को भी तो घुमा रहे हो ना साथ साथ। तो इसी तरह से जो एथलीट होता है वो अपने हाथ में डिस्कस को लेकर या हैमर को लेकर पहले वो अपनी बॉडी को रोटेट करता है। ठीक है, और जब वो अपने हाथ से उस हैमर को या डिस्कस को छोड़ेगा, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में वो उसको छोड़ना चाहता है वो उसी डायरेक्शन में जाकर गिरेगी। लेकिन वो किस डायरेक्शन में छोड़ना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग उस हैमर को या डिस्कस को उसे छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो किसी भी पॉइंट पर घूमते घूमते किसी भी पॉइंट पर उसने, जैसे वो
गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, अगर वो उस हैमर को इस डायरेक्शन में थ्रो करना चाहता है तो उसको हैमर को इस पॉइंट पर लाकर छोड़ना होगा ताकि वो यहाँ जाकर गिरे। अगर उसने यहाँ छोड़ दिया उसको तो वो तो इधर जाकर गिरेगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करना होता है कि उसको देखना होता है केयरफुली कि जिस डायरेक्शन में वो उसको फेंकना चाहता है हैमर को या डिस्कस को, उसी के अकॉर्डिंग वो उस हैमर को छोड़ेगा, किस पॉइंट पर छोड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। वंस रिलीज्ड इन डिज़ायर्ड डायरेक्शन, एक बार जब इच्छित डायरेक्शन में उसको छोड़ दिया गया तो हैमर या डिस्कस मूव्स इन द डायरेक्शन इन विच इट वाज मूविंग एट द टाइम इट वाज रिलीज। तो जब उसको छोड़ा गया तो उस टाइम पर वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था वो उसी डायरेक्शन में जाकर गिरेगा, जिस तरह से कि हमारी इस एक्टिविटी में स्टोन गिरेगा, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल इसका जैसे आपने सैटेलाइट के बारे में सुना होगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। आपको पता होगा कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं। तो सैटेलाइट मीन्स उपग्रह, ठीक है। उपग्रह जो है, सैटेलाइट जो है वो दो टाइप के होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट मीन्स प्राकृतिक उपग्रह, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट मीन्स कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। तो नेचुरल सैटेलाइट हमारी अर्थ का क्या है, मून। हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है, लेकिन कई सारे अलग अलग कामों के लिए, जैसे कि जो हमारे टीवी पर प्रोग्राम आते हैं, या वेदर बताने के लिए कि मौसम क्या रहेगा, मौसम का हाल बताने के लिए बहुत लंबे समय से अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो अपने सैटेलाइट स्पेस में छोड़ते रहे हैं, ठीक है। और जो सैटेलाइट हम मैन मेड होते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मीन्स कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, उनको एक ख़ास पोजीशन पर कंट्री को छोड़ना होता है, ठीक है। तो जो सैटेलाइट है, जैसा कि नाम है, वो प्लैनेट के चारों तरफ मूव करेगा, ठीक है। प्लैनेट के चारों तरफ वो मूव करेगा। तो ये मान लो हमारी जो प्लैनेट है अर्थ, हमारी प्लैनेट अर्थ है, हम अर्थ पर रहते हैं। तो अगर हम सैटेलाइट छोड़ते हैं तो वो हम अर्थ के अराउंड ही तो छोड़ेंगे, ठीक है। तो जो ये अर्थ के अराउंड हम सैटेलाइट छोड़ना चाहते हैं, मान लो इस पॉइंट पर, इतनी डिस्टेंस पर, ठीक है, जिस भी पॉइंट पर हम उसको छोड़ते हैं, उसको छोड़ने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, सैटेलाइट लॉन्चर। जैसे आपने बीच में सुना भी होगा, हमारी कंट्री से, इंडिया ने, इसरो ने बहुत सारे सैटेलाइट एक साथ छोड़े थे, सैटेलाइट लॉन्चर से। दूसरे कंट्रीज़ के थे उसमें बहुत सारे सैटेलाइट्स, और जो मेन जो दो सैटेलाइट लॉन्चर है हमारी कंट्री में, वो है PSLV और GSLV, ठीक है। तो इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये दो लॉन्च व्हीकल्स हैं, इनसे सैटेलाइट को स्पेस में अर्थ के अराउंड छोड़ा जाता है। अब ये जो सैटेलाइट है ये स्पेस में पहुंच गए, ठीक है। अर्थ के अराउंड इनको सैटेलाइट को छोड़ना है, कि ताकि जो सैटेलाइट है ना, इस तरह से छोड़ना है कि सैटेलाइट इसके चारों तरफ ही मूव करे, इसके चारों तरफ मूव करता रहे। तो हमने तो ये पढ़ा है अभी कि अगर मान लो जो सैटेलाइट लॉन्चर है, मान लो हमारा PSLV है, ये इस पॉइंट पर पहुंच गया। पहले वो गोल गोल, जैसे कि डिस्कस थ्रो में या हैमर थ्रो में एथलीट पहले उसको गोल गोल घुमाता है ना, तो ऐसे ही ये जो PSLV है वो मान लो गोल गोल घूम रहा था, इस पॉइंट पर आकर उसने सैटेलाइट को छोड़ दिया, तो सैटेलाइट तो इधर जाकर गिरेगा, या इस पॉइंट पर छोड़ दिया तो सैटेलाइट इधर जाकर गिर जाएगा। जैसा अभी हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप जैसे आपने स्टोन लिया हुआ है, अगर आपको इस पॉइंट पर उसको छोड़ते हो तो इस डायरेक्शन में जाकर, जो कि उसकी डायरेक्शन थी उस पॉइंट में, उस डायरेक्शन में जाकर वो गिर जाएगा, तो सैटेलाइट भी गिर जाएगा। लेकिन सैटेलाइट नहीं गिरता है, उसका रीज़न क्या है, आप जानते हो कि हमारी जो अर्थ है वो एक फोर्स लगाती है हर ऑब्जेक्ट पर, अपनी तरफ खींचती है हर ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और वो क्या है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व बल के कारण जब इस पॉइंट पर सैटेलाइट को छोड़ा गया तो वो गुरुत्व बल उस पर लगातार लगता रहेगा, और इसलिए सैटेलाइट इक्वल डिस्टेंस पर अर्थ के अराउंड, जिस डिस्टेंस पर उसको छोड़ा गया था ना अर्थ से, उतनी ही डिस्टेंस पर अर्थ के अराउंड वो चक्कर लगाता रहेगा।
तो जो अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो गुरुत्व बल है, वो इस सैटेलाइट को अर्थ की कक्षा से बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, और वो उसके चारों तरफ घूमता रहता है, क्योंकि एक तो वो ग्रेविटी लग रहा है उसके ऊपर, और दूसरा एक और फोर्स भी होता है। जब आप किसी चीज़ को गोल गोल घुमाते हो ना, तो उस गोल गोल घूमने वाली ऑब्जेक्ट पर एक और फोर्स भी लगता है, जिसको कि सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल, जो सेंटर की तरफ उसको खींचता है। तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अर्थ का जो फोर्स है, गुरुत्व बल, ये सैटेलाइट पर इसी तरह का फोर्स लगाता है, क्योंकि अर्थ अपने सेंटर की तरफ उसको खींच रही है। ठीक है, इसलिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और वो जो सैटेलाइट है वो इसी डायरेक्शन में, इसी पॉइंट पर, इतनी ही डिस्टेंस पर अर्थ के अराउंड मूव करता रहता है, अगर उसको सही तरह से छोड़ा गया था। ठीक है, कई बार फेल भी हो जाता है, ये सैटेलाइट को लॉन्च करने का जो प्रोग्राम है वो फेल भी हो जाता है, लेकिन सब कुछ जो साइंटिस्ट्स हैं वो तो काफ़ी ध्यान से सब कुछ करते हैं, तो मोस्टली ये सब सक्सेसफुल ही होते हैं। तो इस तरह से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, और वो लॉन्च करने के बाद जो हमारी अर्थ का जो कक्षा है, अर्थ की कक्षा है, उसमें वो मूव करते रहते हैं उसके बाद। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो मोशन है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आप इसको ध्यान से पढ़ें, समझें, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप इसको करें, और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो।